हाँ सुनिए, आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मोशन, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। तो बाबू, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मोशन के कॉज और इफेक्ट को देखते हैं। यानी अगर किसी चीज में मोशन हो रहा है तो उसके मोशन की वजह क्या है ये देखेंगे, और उसके मोशन की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हमको देखना होता है। तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैकेनिक्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स, ठीक है। अब स्टैटिक्स नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई चीज रेस्ट में होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि वो स्टैटिक है, और अगर कोई चीज मोशन में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? डायनामिक है, ठीक है। तो स्टैटिक्स में हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कैसे होते हैं? रेस्ट में होते हैं। और बाबू, डायनामिक्स में हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, ठीक है। जैसे आगे चल के हम लोग एक फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का सेक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसमें भी हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा आपका हाइड्रोस्टैटिक्स और एक होगा आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो, हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? पानी वगैरह के लिए। तो हाइड्रोस्टैटिक का क्या मतलब हुआ? पानी जब रेस्ट में होगा, बोलिए ना, उस समय जब हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो वो किस सेक्शन में जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स में जाएगा। जैसे तालाब के पानी की अगर आप स्टडी करते हैं, झील के पानी की अगर आप स्टडी करते हैं तो वो किस में जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स में जाएगा। लेकिन वही अगर आप नदी के पानी की स्टडी करते हैं तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स में जाएगा, सॉरी, हाइड्रोडायनामिक्स में जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस अभी किस पर रहेगा? अरे डायनामिक्स में ही ना रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन, है कि नहीं। तो डायनामिक्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड किया है, जिसमें एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को बोला जाता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन से रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करते हैं, मोशन के कॉज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द क्या? कॉज। जैसे मान लो कि मैंने इस पेन को छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर छोड़ोगे तो इसका मोशन तो होगा ना, ये नीचे जाएगा। बोलो जल्दी। तो आप बता सकते हैं कि इसके मोशन की वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मोशन की वजह है। तो इस सेक्शन में हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोशन से रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करेंगे। यानी हम इस बात की स्टडी करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अरे बोलो। हाँ, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसके मोशन की वजह क्या है, हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इन दिस सेक्शन वी विल ओनली स्टडी अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। और वो टर्म्स कौन कौन से होंगे? तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा, और क्या होगा? स्पीड होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे, नॉट अबाउट इट्स कॉज। और कॉज में एक्चुअली दो लोग आते हैं, एक होता है फोर्स और दूसरा होता है टॉर्क ना। आगे चल के हम देखेंगे कि मोशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो कि इस पेन को अगर मैं इस तरीके से मूव कराता हूं तो ये इस पेन का ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन में चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। लेकिन अगर इस पेन को मैंने ऐसे मूव कराया तो बताओ क्या ये पेन एक जगह से दूसरे जगह चला गया है? वहीं पे, बस उसने रोटेट किया है। तो इसको बोला जाएगा पेन का ट्रांसलेशनल मोशन, इसको बोला जाएगा पेन का रोटेशनल मोशन। क्लियर है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फोर्स, और बाबू रोटेशनल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। टॉर्क के बारे में डिटेल में हमको आगे चल के पढ़ना है।
और फोर्स के बारे में तो मेरे ख्याल से 9th-10th में भी थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे तुम लोग। खैर हम भी डिटेल में आगे चल के इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस सेक्शन में, जिस सेक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, हम फोर्स और टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हो? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगला जो सेक्शन है जिसको हम लोग काइनेटिक्स बोल रहे हैं, बोलो ना। इसमें हम लोग ऑब्वियसली अब कॉज के बारे में भी देखेंगे। तो ये कहता है कि इन दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच है विच इज कंसर्न्ड, जिसको चिंता होती है। किसकी चिंता होती है? कॉज की, कि आखिर इस मोशन की वजह क्या है, ये मोशन आखिर हुआ क्यों। तो बाबू कॉज में तो हमको दो ही चीज ना देखना होता है, बताओ ना क्या क्या देखना होता है? फोर्स एंड टॉर्क देखना होता है। तो जब हम लोग फोर्स और टॉर्क देखेंगे तो उस सेक्शन को हम बोलेंगे काइनेटिक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, रेस्ट एंड मोशन। तो कुछ लिखा हुआ है उधर, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझको इतना बताइए कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? ऐसे हो एकदम, रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? मैं रेस्ट में हूं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं चुपचाप ऐसे खड़ा रहूं लेकिन फिर भी कोई बोले कि आप मोशन में हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूं लेकिन फिर भी कोई बोले कि आप मोशन में हैं, तो कैसे हो सकता है? कोई हाथ उठा के समझाएगा? हाँ बोलो। किसी के, मैं मतलब लेकिन समझ नहीं पाया, किसी के रेस्पेक्ट में का क्या मतलब हुआ? अरे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे के बताओगे तब ना समझ में आएगा। बोलो। ये बोल रहा है बस स्टैंड है, बहुत बढ़िया। हाँ तो बस जो स्टैंड पर लोग खड़े हैं उनके अकॉर्डिंग बस मोशन में है। हाँ मोशन में, लेकिन जो बस में बैठे हैं उनके सेम वही है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। बाबू, जैसे आप लोगों से मैंने पूछा कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो आपने क्या बताया? अरे आपने क्या बताया? रेस्ट में बताया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ऊपर ये छत नहीं होता, बोलो, और कोई एलियन स्पेस से मुझको ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्पेस से मुझको देख रहा होता है, तो सबसे पहले बताओ कि मैं कहाँ खड़ा हूं? जमीन पे खड़ा हूं, अर्थ पे खड़ा हूं ना। आपको क्या लग रहा है, अर्थ रेस्ट में है कि मोशन में है? अर्थ तो मोशन में ना है, और अर्थ का मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो कर रहा है। अरे इसी रोटेशन की वजह से ना दिन और रात होता है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? इसी रोटेशन की वजह से ना दिन और रात होता है। और अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 24 घंटा में। अरे बोलिए, इसीलिए लगभग 12 घंटा रात के लिए लिया जाता है, 12 घंटा दिन के लिए लिया जाता है कि नहीं? लेकिन साथ ही साथ वो बेचारा रिवॉल्व भी तो कर रहा है। और आप बताइए कि जो मौसम में बदलाव होता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। बोलिए जल्दी। तो मान लीजिए बाबू कि मैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हूँ, यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। जैसे अगर ये चौक ले लूँ, इस चौक को मैं समझ लूँ, तो मान लीजिए कि मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर आप ऐसे कैसे खड़े रह सकते हैं? आपको तो नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसा आपको लग रहा है क्या? है क्या हम लोग अर्थ पे ऐसे खड़े रह सकते हैं? ऐसे क्या हम लोग यहाँ खड़े रह सकते हैं? इस तरीके से खड़े रह सकते हैं? तो गिर नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि अर्थ हम पे फोर्स कहां लगाता है? अपने सेंटर की तरफ ना। तो बाबू जब हम लोग यहां रहेंगे ना, तो लग रहा है कि सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या? जब हम लोग यहां रहेंगे तो आप बताइए कि अर्थ हम पर फोर्स कहां लगाएगा? अपने सेंटर की तरफ लगाएगा। अरे बोलो जल्दी। तो अपने सेंटर की तरफ लगाएगा तो अर्थ हम पर ऐसे ही ना फोर्स लगाएगा। तो ऐसा थोड़ा है कि हम पे कोई नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ चूंकि हमको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे खड़े रह सकते हैं ऑब्वियसली। हे भगवान, तुमने ग्लोब देखा है? तो क्या लग रहा है, ग्लोब में
जो जितने सारे देश होते हैं वो सब पोल पे ही है क्या? पोल पे तो वैसे भी कोई नहीं रहता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो पूरे ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? बोलिए ना। तो जैसे ग्लोब में अगर आपको इंडिया दिखाना होता है तो इंडिया का यही पे ना होता है, अमेरिका कहीं इधर होता है, तो ऑब्वियसली कोई आदमी अगर इंडिया में खड़ा है तो ऐसा ही ना खड़ा होगा, वो अपने आप को मानेगा इस तरीके से। अरे बोलिए। हाँ, लेकिन अगर आप स्पेस से देखेगा तो आपको कुछ इस तरीके से खड़ा दिखेगा। तो मान लो स्पेस से अगर कोई मुझको ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं तो खड़ा हूं कहाँ? अर्थ पे खड़ा हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं उसको रेस्ट में दिखाई दूंगा क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर किसी दिन आपका मूड खराब हुआ और आपको मुझको गोली मारने का मन कर रहा है, आपने कहा कि हैंड्स अप, तो मैं ऐसे हो गया, तो मैं तो बाबू रेस्ट में हूं। तो अगर आपको मान लीजिए निशाना लगाने में 30-40 सेकंड का समय लग रहा है तो आप कैसे निशाना लगाइएगा? आप ऐसे बंदूक तानिएगा तो ऐसे 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 करिएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप ऐसे निशाना लगाइएगा, ऐसे मिलाइएगा और धाए से गोली चला दीजिएगा। तो आपको तो बंदूक को मूव नहीं ना कराना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि कोई स्पेस से ऑब्जर्व, मान लो कोई एलियन है, मान लो मैं पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो गया हूँ, दूसरे ग्रह से लोग आके इधर पढ़ रहे हैं, तो किसी ने उसको सुपारी दे दिया कि इसको गोली मार देना है। अरे बोलो ना। तो वो अगर स्पेस से मुझको ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं, और मैं अर्थ पे खड़ा हूं, चुपचाप खड़ा हूं, लेकिन फिर भी अर्थ के साथ तो मैं मूव कर रहा हूं ना, और मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अर्थ के साथ रोटेट भी कर रहा हूं और साथ ही साथ रिवॉल्व भी करूं, तो ऐसा जलेबी टाइप का मोशन होगा। आप समझ रहे हैं? तो बताइए, उसको अगर मुझको गोली मारना होगा, वो ऐसा निशाना लगाएगा तो क्या लग रहा है? वो बंदूक अपना ऐसा सीधा रख के निशाना लगा सकता है? उसको मेरे मोशन के साथ साथ, भले मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो क्या है, लेकिन अर्थ तो मूव कर रहा है ना, उसको अपने बंदूक को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं? अब हो सकता है कोई पूछेगा कि तुम गोली काहे नहीं चला रहे हो, तो क्या बोलेगा? वो लगातार मूव कर रहा है, हम कैसे गोली चला दें? रुकेगा तब ना गोली चलाएंगे। आप समझ रहे हैं? अब इसे मान लीजिए कि वो अगर स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर होगा। हे भगवान। तो मान लो कि उसने निशाना लगा के मुझ पे गोली चला दिया, तो क्या लग रहा है जब गोली मेरे पास पहुंचेगा उस समय मैं वहीं पे रहूंगा? अर्थ के साथ मैं थोड़ा मूव कर चुका होऊंगा कि नहीं? तो आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर वो एलियन निशाना लगाना चाह रहा है तो उसको अपने बंदूक को लगातार ऐसे मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में मैं कैसा हूं? मैं मोशन में हूं, जबकि मैं तो चुपचाप खड़ा हूं। अरे बोलो ना। अच्छा छोड़ो, हटाओ। ये बताओ कि पेड़ कैसा होता है? पेड़ कैसा होता है? रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है जी? पेड़ रेस्ट में होता है। सही बात है। आपने कभी पेड़ को चलते हुए नहीं देखा है तो आपको लग रहा होगा कि ये मोशन में होता है, सॉरी रेस्ट में होता है। लेकिन आप इमेजिन करिए, एक ऐसे इंसान को आप इमेजिन करिए जिसका जन्म हुआ है चलते हुए ट्रेन में, चलते ट्रेन में जन्म हुआ है और उस ट्रेन का ब्रेक फेल है और पिछले 10-12 सालों से वो ट्रेन लगातार चल ही रहा है, मतलब धरती का चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं? तो जन्म भी हुआ ट्रेन में, बेचारा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल उसने ट्रेन में ही गुजारा है, वो ट्रेन कभी रुका ही नहीं है। तो उससे अगर तुम पूछोगे कि खिड़की से बाहर देखो, ये जो हरे हरे कलर का दिख रहा है उसको पेड़ कहा जाता है। बताओ ये रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है? आप बताइए। जैसे आपका ऑब्वियस जवाब था कि पेड़ रेस्ट में होता है, उसका ऑब्वियस जवाब क्या होगा? वो तो यही बोलेगा कि आज तक मैंने इसको कभी रुके हुए नहीं देखा है, मैं जब भी देखता हूं उधर से आता है फिर इधर चला जाता है। अरे जिंदगी में तुम कभी ट्रेन में बैठे हो तो चलते हुए ट्रेन में तुमको पेड़ रेस्ट में दिखाई देता है, वो तुमको भागता हुआ नहीं दिखता है क्या? तो वही पेड़ है। अगर उस इंसान से पूछा जाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन में गुजारी है तो उसका ऑब्वियस जवाब क्या होगा? पेड़ कैसा होता है? अरे बोलो ना। मोशन में नहीं होता है क्या? तो एक ही पेड़ जब आप खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन चलते हुए ट्रेन से देख रहे हैं तो आपको मोशन में दिख रहा है। इसका मतलब हुआ ना बाबू कि कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है।
अगर ऑब्जर्वर आप लोग हैं तो मैं कैसा हूं? मैं रेस्ट में हूं। लेकिन ऑब्जर्वर अगर वो एलियन है तो मैं कैसा हूं? मैं मोशन में, अर्थ के साथ मैं मूव कर रहा हूं। अगर ऑब्जर्वर धरती पे खड़ा कोई आदमी है तो उसके लिए पेड़ कैसा है? अरे पेड़ कैसा है? रेस्ट में। लेकिन ऑब्जर्वर चलती ट्रेन में बैठा हुआ कोई आदमी है तो उसके लिए पेड़ कैसा है? मोशन में। तो कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर क्या? रिलेटिव टर्म। डिफरेंट लोगों के रेस्पेक्ट में, बोलिए हाँ, ये जो रेस्ट एंड मोशन का टर्म है वो डिफरेंट तरीके से यूज हो सकता है। आपके लिए मैं रेस्ट में हूं, एलियन के लिए मैं मोशन में हूं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि बाबू, अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, ये जो रिलेटिव टर्म है इसका मतलब आपको पता है? रिलेटिव टर्म का इस्तेमाल कहां होता है? ठीक है, मैं बताता हूं। आपको याद होगा एक कहानी जिसमें अकबर ने एक लाइन खींचा था और बीरबल से कहा था कि बिना इसको मिटाए हुए इसको बड़ा कर दो, या सॉरी इसको छोटा कर दो, बिना मिटाए हुए इसको छोटा कर दो। तो बताइए बीरबल ने क्या किया था? इसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा लाइन खींच लिया था और फिर कहा था कि आप दुनिया में किसी से बुला के पूछ लीजिए कि ये लाइन कैसा है, वो क्या बताएगा? छोटा है ना। अच्छा बताओ, वो कोई क्यों बोलेगा कि ये छोटा लाइन है? क्योंकि वो तुरंत इससे, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा लाइन है। नहीं, किसी से बुला के पूछो, अनपढ़ आदमी से भी, कि बताओ ये लाइन तुमको बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, तो क्या बोलेगा? वो छोटा ही ना बोलेगा। अब समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक और बात है, अगर मान लीजिए अकबर ने ये कहा होता है कि बिना इसमें कुछ जोड़े हुए तुम इसको बड़ा कर दो, तो बताओ बीरबल ने क्या किया होता? तो उन्होंने इसके सामने, हाँ मतलब आप अब इसको भूल जाइए, उसके सामने उन्होंने एक छोटा लाइन ड्रॉ किया होता। सही बात है, आप दुनिया में किसी से बुला के पूछ लीजिए ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, तो वो क्या बोलेगा? अगर ये लाइन ना रहे तो वो क्या बोलेगा? क्यों? क्योंकि वो तुरंत उसको इससे कंपेयर करेगा और इसके रेस्पेक्ट में तो ये बड़ा है। अब एक बात बताइए, एक ही लाइन है लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में छोटा है, किसी के रेस्पेक्ट में बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी चीज का छोटा होना और बड़ा होना एब्सोल्यूट नहीं होता है। हे भगवान, छोटा होना और बड़ा होना कैसा होता है? रिलेटिव होता है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि ये लाइन छोटा कि बड़ा है, आपके पास इसका कोई जवाब, आप बता सकते ये लाइन छोटा है कि बड़ा है? जा नहीं बता सकते, जब तक कि हम इसको किसी से कंपेयर ना करें। तो जब कुछ बताने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना, तो कहा जाता है कि वो चीज रिलेटिव चीज है। अरे बोलिए ना। हाँ, जैसे मैंने बोला कि मैं रेस्ट में हूं कि मैं मोशन में हूं, तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा ना कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर आप हैं तो मैं रेस्ट में हूं, ऑब्जर्वर वो एलियन है तो मैं मोशन में हूं। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी चीज का छोटा होना और बड़ा होना भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो भी क्या होता है? रिलेटिव होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी यूरोप के किसी देश में चला जाऊं, मैं जर्मनी में चला जाऊं, फ्रांस में चला जाऊं, इंग्लैंड में चला जाऊं, और वहां जाके मैं लोगों से पूछूं कि बताओ मैं गोरा हूं कि काला हूं, वो लोग क्या बोलेगा? ब्राउन क्या होता है? गांधी जी को ब्राउन होने की वजह से थोड़े उतारा गया था। छोड़िए ना, हटाइए ना। वहां मैं पूछूं कि मैं गोरा हूं कि काला हूं, तो वो लोग क्या बोलेगा? आप काले हैं, गांधी जी को काला होने की वजह से ट्रेन पर से उतारा गया था। तो आपको क्या लग रहा है, गांधी जी काले थे क्या? वो भी हम ही लोगों के टाइप के होंगे ना। तो कहने का मतलब है कि आप यूरोप में जाके अगर किसी से पूछेगा कि मैं गोरा हूं कि काला हूं, तो ऑब्वियसली वो आपको काला बोलेगा, क्योंकि वो कंपेयर करेगा बाकी लोगों से। इंग्लैंड के लोग, जर्मनी के लोग, आप समझते हैं ना कैसे होते हैं, तो वहां से कंपेयर करके बोलेगा कि आप काले हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान लीजिए आप वेस्ट इंडीज के किसी देश में जाते हैं, नाइजीरिया वगैरह में आप जाते हैं, युगांडा में आप जाते हैं, वहां जाके अगर आप पूछते हैं, चाहे मैं जाके पूछूं
कि बताइए मैं गोरा हूं कि काला, वो लोग क्या बोलेगा? वो लोग तो बोलेगा कि आपके इतना गोरा इंसान तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। अब बताओ मैं वही, ऐसा थोड़ा कि मैं फेयर एंड लवली लगा के वहां गया था। मैं वही हूं, लेकिन किसी देश में जाके मैं काला हो जा रहा हूं, किसी देश में जाके मैं, इसका मतलब चीजों का गोरा होना और काला होना भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी क्या है, वो भी रिलेटिव है। किसी के रेस्पेक्ट में मैं गोरा हूं, किसी के रेस्पेक्ट में मैं काला हूं। किसी चीज का भारी होना और हल्का होना भी एब्सोल्यूट। मैं अगर पूछूंगा कि बताओ ये पेन कैसा है, भारी है कि हल्का है, तो तुम बोलोगे हल्का है। किसी चींटी के ऊपर ले जाकर रख दो इसको, और तब उससे पूछो कि ये भारी है कि हल्का है, तब बताएगी वो तुमको। तो ये भारी है कि हल्का है, इसका कोई जवाब आपको देखना पड़ेगा आप ये किसके रेस्पेक्ट में दे। जैसे मान लीजिए कि इस चौक के रेस्पेक्ट में मैंने पूछा कि ये पेन कैसा है, अब बोलो ना रे, मेरे रेस्पेक्ट में बताओ ये पेन कैसा है, हल्का है। तो भारी होना हल्का होना भी रिलेटिव चीज है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब आपको समझ में आया? तो रेस्ट एंड मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, ये एक मीनिंगलेस सवाल है कि नहीं? अरे बोलो ना। वैसे ही अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं ना कि मैं रेस्ट में हूं कि मैं मोशन में हूं, ये एक मीनिंगलेस सवाल है, जब तक कि मैं आपसे ये ना बोलूं कि ऑब्जर्वर कौन है कि नहीं? तो चलिए, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो एक मीनिंगलेस चीज है। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन क्या मोशन डिपेंड्स अपॉन क्या, वो सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक्चुअली ऑब्जर्वर से रिलेटेड चीज होता है। किससे रिलेटेड होता है? बहुत बढ़िया। अब ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है ना, वो अपने आसपास 3 एक्सिस ड्रॉ करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ताकि वो चीजों का पोजीशन बता सके। बोलो ना। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इधर मान लिया क्या, एक्स एक्सिस, ऊपर मान लिया क्या, वाई एक्सिस, इधर मैंने क्या मान लिया, जेड एक्सिस मान लिया। तब ना मैं मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन बता पाऊंगा, और पोजीशन बताने के लिए मैं उसका कोऑर्डिनेट बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका 2, 3, क्या 4। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, अरे बोलो, तो ओरिजिन से एक्स में कितना चलना पड़ेगा, वाई में कितना चलना पड़ेगा, 3, और जेड में कितना चलना पड़ेगा, 4 चलना पड़ेगा। अरे बोलो ना। तो ऑब्जर्वर को एक्चुअली 2 चीजें देखनी होती है। एक तो देखना होता है कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, अरे बोलो ना, और दूसरा देखना होता है कि पार्टिकल अगर यहां से यहां गया है तो कितने समय में गया है, कितने टाइम में गया है। तो ऑब्जर्वर को 2 चीज मेजर करना होता है, एक तो पोजीशन और दूसरा क्या, टाइम। तो पोजीशन मेजर करने के लिए तो उसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। टाइम मेजर करने के लिए ऑब्जर्वर नॉर्मल घड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है, वो इस्तेमाल करता है स्टॉप वॉच का। और जैसे ही वो किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, बोलो, वो अपना स्टॉप वॉच ऑन करेगा, और जब स्टॉप वॉच ऑन किया जाता है तो समय की शुरुआत होती है t = 0 से। क्लियर है? तो इसी पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसी के ओरिजिन पे हम किसको मानते हैं, अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर है तो उसी के ओरिजिन पे हम किसको मानते हैं, ऑब्जर्वर को मानते हैं। ऑब्जर्वर वहीं पे ना खड़ा होता है, हे भगवान। और ऑब्जर्वर के हाथ में होता है स्टॉप वॉच। इन सब को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बताइए। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम
अच्छा बाबू, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कई तरीके का होता है। आप जैसे 11th क्लास में ही मेरे ख्याल से आप लोग पढ़िएगा कि एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलो ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हालांकि ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो और भी बहुत सारा होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको बस दो ही जानना है, कार्टेशियन और क्या, पोलर। लेकिन फिजिक्स में हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ना है, वो मतलब नाम से नहीं पढ़ना है, भले कहीं मिलेगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। हमको कौन सा पढ़ना है, कार्टेशियन। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको बोला जाता है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो पेन दीजिएगा, अरे यार रहने दो, इतना महंगा पेन जो है। हाँ तो बाबू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं, कौन कौन से बताइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और 6 डायरेक्शंस होंगी, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। क्लियर है? हाँ तो ये चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या हुआ, इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जनरली किसको लेते हैं, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या उधर, कुछ प्रॉब्लम है? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जनरली कौन सा लेते हैं, हम कार्टेशियन लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि कार्टेशियन ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम यूज करते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस को, ठीक है। चलिए, एट द ओरिजिन ऑफ विच, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे, हाँ मतलब जिसके ओरिजिन पे ऑब्जर्वर लाइज, लाइज का मतलब क्या हुआ, पड़ा होता है, वहीं पे वो पड़ा होता है, हाँ, विथ अ क्या, स्टॉप वॉच, और उसके हाथ में होता है स्टॉप वॉच, वेरी गुड। एंड व्हेन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, और जब वो मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, ही स्टार्ट्स हिज स्टॉप वॉच एंड टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, t इज इक्वल टू 0। तो फिजिक्स में अक्सर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा t इज इक्वल टू 0, तो आप यही समझिएगा कि ऑब्जर्वर ने अभी अभी हाँ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। इसको हम लोग इनिशियल सिचुएशन भी बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0 को हम लोग इनिशियल सिचुएशन भी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि जब मैंने क्लास में एंटर किया है, तो हो सकता है कि आप लोग इधर उधर, कोई उधर जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, कोई बातचीत कर रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन मैं अभी आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, अभी हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? क्लास स्टार्ट होता है जब वहाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है, जा तो जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, बताइए उसमें समय कहाँ से शुरू होता है, 0 से। आप अभी देखिए 28 मिनट दिखा रहा है ना, शुरू तो 0 से ही ना हुआ होगा, तो मेरे लिए वो मेरा स्टॉप वॉच हो गया। उसके बाद मैं आपको ऑब्जर्व करना शुरू करता हूँ। उसके बाद अगर कोई इधर उधर करेगा तो मैं उसको टोकूंगा कि चुपचाप बैठो, अब क्लास स्टार्ट होने वाला है कि नहीं? कोई बातचीत करेगा तो उसको मैं ठोक दूंगा, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट ये है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र ना दिया रहे, यानी ऑब्जर्वर का जिक्र ना किया रहे, क्योंकि बाबू ऑब्जर्वर रेस्ट में भी होता है, ऑब्जर्वर मोशन में भी होता है। अगर खड़े होके हम पेड़ को देख रहे हैं तो मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर हूं जो खुद रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए चलते हुए ट्रेन में बैठ के हम लोग पेड़ को देख रहे हैं, तो मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर हूं जो मोशन में है। क्लियर है? तो अगर ऑब्जर्वर का जिक्र ना रहे ना, तो हम लोग ऑब्जर्वर को कहां मानते हैं? अपने से अगर मानना होगा कहां मानेंगे? तो हम ग्राउंड पे ही मानेंगे, जमीन पे मानेंगे, खड़ा हुआ मानेंगे। क्लियर है?
तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि इफ फ्रेम इज नॉट मेंशन्ड, बोलो अगर फ्रेम की जानकारी नहीं दी गई है, ऑब्जर्वर की जानकारी नहीं दी गई है, तो ग्राउंड को ही माना जाता है रेफरेंस फ्रेम। अब जैसे मैंने जब आप लोगों से पूछा था कि बताइए पेड़ रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है, तो आपने क्या कहा था? क्योंकि ये चीज आप पहले से जानते हैं। मैंने ऑब्जर्वर का जिक्र किया था, लेकिन फिर भी आपने रेस्ट में बोला था कि नहीं? क्योंकि आपने खुद ही ऑब्जर्वर को कहां मान लिया? जमीन पर खड़ा हुआ मान लिया। आप समझ रहे हैं? तो ये जो नोट भले लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज आप पहले से जानते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। पहला फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे वो होगा पोजीशन वेक्टर। और कल वेक्टर के रिवीजन के दौरान मैंने ये बताया था ना आपको, जा ये मैंने बताया था ना पोजीशन वेक्टर के बारे में। बहुत बढ़िया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑब्जर्वर कहाँ मानोगे? अरे ऑब्जर्वर ओरिजिन पे ही ना मानोगे। तो आज के बाद से ये ओ से ओरिजिन है, तो ये ओ से ऑब्जर्वर भी है। यहीं पे ऑब्जर्वर खड़ा है, सुन भी रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस ऑब्जर्वर से अगर पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट P है उसका पोजीशन किधर है, तो वो ऐसे ही ना इशारा करके बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे ना, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट से मिला दे। अरे बोलिए, क्या पहली बार हम लोग देख रहे हैं? तो उसी वेक्टर को ना बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O, यानी ओरिजिन या फिर ऑब्जर्वर। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर को बताइए डिनोट कैसे किया जाता है? R से। क्लियर? और एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, बोलिए, उसके पोजीशन वेक्टर को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ये कल ही बताया है मैंने। एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, अगर तुमको उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? x के साथ लगाया जाता है i कैप, y के साथ लगाया जाता है j कैप, और z के साथ लगाया जाता है, देखा था हम लोगों ने ये। और एक और बात है, कितने लोग आज एकदम पहला क्लास है? हाँ, हाथ गिरा दो। तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये आई कैप, जे कैप, के कैप समझ में आ रहा है? आप एक काम करिएगा, आपका इसमें कोई दोस्त है? कौन है? तुम ग्रुप ज्वाइन किए हो? उन लोगों को ज्वाइन करा देना और उन लोगों से बोल देना कि अगर आगे क्लास कंटिन्यू करना है तो कम से कम जब वो लोग कल आएंगे ना, तो वेक्टर का जो 1 घंटा का लेक्चर कल मैंने अपलोड किया है, मतलब कल आप लोग आते तो ये बताना नहीं पड़ता कल कौन आया था। कल किसका पहला क्लास था? हाँ, मतलब तुम्हारा पहला क्लास था ना। तुमको ये समझ में आ रहा है ना? कॉन्फिडेंटली तुम काहे नहीं बोल रहा है? ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 घंटा का एक लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो बाबू पोजीशन वेक्टर होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। क्लियर है? अब अगर किसी ने आपसे पूछा बताइए इस ऑब्जर्वर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का मतलब हुआ इसकी लंबाई, और लंबाई का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड।
तब बताइए ना, आर का मैग्नीट्यूड जिसको आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे भी दिखा सकते हैं। अरे किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को दिखाने का दो तरीका होता है, या तो आप दोनों साइड ऐसा लाइन खींच दीजिए, इसको भी बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, या फिर आप इसके ऊपर का तीर हटा दीजिए, तो इसका भी मतलब हुआ आप सिर्फ किस में इंटरेस्टेड है, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। कल ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर एक ऐसा वेक्टर जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होगा। क्लियर है? चलो बढ़िया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलिए। रे आंसर जो है, ओ तुम कहना चाह रहे हो कि इसका आंसर सिर्फ 7 आएगा, खाली 7 आ जाएगा। अरे पहले बोल रहा है कि राइट दी क्या, तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखोगे, उसके बाद अगले पार्ट में ना बोल रहा है कि उसका डिस्टेंस कुछ बताइए। तो पहले तो बताओ कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, 2, 3। अरे यही ना है, क्या मतलब हुआ 6, 2, 3 का। अब जैसे एक मिनट रुकिए, आज के बाद देखिए रूम के उस कॉर्नर को हम लोग ओरिजिन माना करेंगे, तो ये वाला होगा एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला होगा, और ये जो आपकी तरफ जा रहा है वो जेड एक्सिस होगा। सुन रहे हो? तो क्या मतलब हुआ इस 6, 2, 3 का, कि आपको अगर इस पॉइंट P तक पहुंचना है तो आपको x में कितना चलना पड़ेगा, x में आपको 6 यूनिट चलना पड़ेगा। अरे बोलो ना, तो मान लो 6 मीटर चलो यहां तक पहुंचे, तो बताओ y में कितना चलना पड़ेगा, y में आपको 2 चलना पड़ेगा, और z में कितना, 3 चलना पड़ेगा, नहीं पहुंच जाओगे यहाँ पे। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि अगर हम पोजीशन वेक्टर को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अरे ये x है, ये क्या है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर यही पे ना होगा, तो पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही ना होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो बताओ इस पोजीशन वेक्टर को तुम लिखोगे कैसे, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो पहले पार्ट में तो आपको ये ना बताना है, अब आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड, मतलब कुछ और भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, यानी तुमको ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताने का मतलब हुआ इस वेक्टर का लेंथ बताना है, लेंथ का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो बताइए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर करेंगे। अरे बोलो ना। और यहां पर हम सिर्फ ऐसा यूनिट लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया है कि ये 6, 2 और 3 जो है वो मीटर में है कि फुट में है कि किलोमीटर में है कि इंच में है, तो इसीलिए हमने जस्ट ऐसा यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि ये आ कितना रहा है, क्या ये 49 आ रहा है, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 मिला जुला के देखा जाए तो 49 आ रहा है क्या, और 49 के ऊपर अगर रूट है तो ये 7 यूनिट नहीं हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट है। क्लियर है? बोलिए। चलिए एक और बात, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ देखिएगा कंडीशन क्या होता है किसी भी चीज के रेस्ट में होने का और मोशन में होने का, कंडीशन हमको जानना है। तो डेफिनेशन ये है कि अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ लगातार चेंज कर रहा हो, तो बोलेंगे कि उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अरे पोजीशन अगर लगातार चेंज कर रहा हो तो क्या बोलेंगे,
कि वो मोशन में है, और अगर पोजीशन लगातार चेंज नहीं कर रहा हो तो बोलेंगे वो रेस्ट में है। क्लियर? अब जैसे मान लो कि ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, क्या है? बस समझना चाह रहा हो, छोड़ो ना, हटा ना, ट्रेन का कंपार्टमेंट समझ लो। अरे आगे पीछे भी अभी ट्रेन होगा। ट्रेन का कंपार्टमेंट है और इसमें दो लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए, एक आदमी इधर प्लेटफॉर्म से इनको ऑब्जर्व कर रहा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम सी है। क्लियर है? एक काम करो, रहने दो, इस एग्जाम्पल में समय लगेगा, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है?